नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ विथ मिलर में। तो आज जो हमारा है परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये जो हमारा है परसेंटेज चैप्टर का पहला वीडियो है। ठीक है, पहला। तो कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी 2022 के रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आया हुआ है, जो 2 महीना एग्ज़ाम चला था। ठीक है, उसमें जो भी प्रश्न आया था परसेंटेज चैप्टर से, वो सभी हम लोग करेंगे। ध्यान रहे कि ये पहला पार्ट है और अभी तक हम लोगों ने 4 चैप्टर को फिनिश किया है। ये हमारा पार्ट वाइज देखे 53वां पार्ट है, जिसमें कि नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन और फ्रैक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। परसेंटेज का अच्छा वेटेज रहता है, तो क्वेश्चन भी अच्छा लेवल का आया हुआ है। वो सभी तरह का क्वेश्चन देखेंगे। जो भी डाउट होगा आप लोग पूछिएगा, सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है, इसमें अच्छे ढंग से समझना है। टॉप लेवल का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। सभी में क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तरीका देखेंगे। जहाँ पे निकटतम मान बोलेगा वो भी समझाएंगे कि डिजिटल सम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। वो सभी चीज़ हमें ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। यह 2 क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या क्या होगा। ठीक है, तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या पूछ रहा है। फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को नहीं पता है तो पता कीजिए। ठीक है, या फिर हम परसेंटेज कुछ दिन पहले पढ़ाए थे, उसमें है। जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ दिया है कि 8% बढ़ता है, तो आप 8% का भी क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है उसमें नहीं जाइए। ये समझिए कि 8% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो हमारा होता है 2/25। कोई विद्यार्थी पूछे कि कैसे होता है सर, तो देखिए 8 और प्रतिशत का मतलब नीचे में 100। जैसे ही इसको काटिएगा आप लोग तो देखिएगा 4 दूना 8 और 4 25 100। तो यही चीज़ को हम वहाँ पे लिखते हैं। तो क्या होता है कि काटा पीटी का टाइम हमारा सेव होता है और हम लोग अच्छे ढंग से मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। दूसरा है 12%। बढ़ता घटता नहीं देखना है, बस परसेंटेज समझिए। अब देखिए कैसे निकालेंगे। अगर आपको 4% का याद है 1/25, तो सभी का निकाल सकते हैं। मतलब सभी का मतलब 4 के मल्टीपल का निकाल सकते हैं। जैसे ये हमारा 4 का 2 मल्टीपल है 2/25, क्योंकि 4 का 1/25, ये 4 का 3 मल्टीपल है तो ये जगह 3/25। ठीक है, अब हमारा जो है वो 22% घट जाती है। घटने बढ़ने का नहीं मतलब है। पहले हम जो है फ्रैक्शन वैल्यू समझाते हैं, फिर घटने बढ़ने का कहानी तो आप लोग फटाफट कर लीजिएगा। तो 22% है, तो 22% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हमारा होता है कितना। देखिए 2% का फ्रैक्शन वैल्यू याद कीजिए 1/50। 1/50 2% का, तो 2 का 11 गुना है, तो ये जो हमारा हो जाएगा वो 11/50 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन वैल्यू होता है। जिस भी साथी को नहीं याद है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही याद करे, तभी ना इस क्वेश्चन में ये यूज हो रहा है। तो जितना भी था 5%, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, वो याद कर ले। तो जितना भी होता है वो सभी आप लोग अगर याद कर लेते हैं तो फिर सही रहेगा एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में। परसेंटेज हो गया, बहुत सभी जगह यूज होता है, इसका लाभ हानि में भी यूज होता है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इतना तो हम परसेंटेज वैल्यू लिख लिए। यहाँ बोला है कि 2 क्रमागत वर्ष में पहला 8 वर्ष बढ़ता है, दूसरे में 12 वर्ष बढ़ता है। इसका मतलब है कि अगर अभी 25 है तो 8% का वृद्धि मतलब 2 का वृद्धि 2 साल के बाद या 1 साल के बाद हो जाएगा। 25 में 2 का वृद्धि 27। ये फर्स्ट साल का कहानी है, याद रखिएगा कि अभी अगर किसी का 25 है, 25 तो अच्छा ये साल हम नहीं लिखते हैं, क्या दूसरा तरीका से बना रहा है। अगर 25 है तो मतलब 1 साल के बाद 8% बढ़ेगा, मतलब 2 बढ़ेगा। 8% का मतलब 2 बढ़ेगा, तो 27 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। फिर बोला है 12% बढ़ती है। मतलब अगर अभी 25 है तो अब फिर उसके 1 साल के बाद 12% का वृद्धि, मतलब 3 का वृद्धि होकर 28 हो जाएगा। है 25 अगर तो 3 का वृद्धि या 28 हो जाएगा। ओके है। अगला बात करिए तो यहाँ पे क्या होता है 22% घट जाता है। अगर अभी 50 है, अगर अभी 50 है तो 22% कम हो जाएगा 1 साल के बाद, मतलब 3 साल के बाद। ये तो तीसरा साल का, ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। 3 साल के बाद 11 कम हो जाएगा, मतलब 22% कमी होगा, मतलब 11 का कमी हो जाएगा। अभी है अगर 50 तो हो जाएगा ये 11 कम कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। ये सभी हमें चीज़ दिया हुआ है, गिवन है।
प्रेजेंट ईयर का कौन सा, ये भी समझ गए। ये हमारा प्रेजेंट है और ये हमारा आफ्टर है 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के बाद, 3 साल के बाद। अगर हम देखें इसको गुना नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। आज कुछ कटेगा तो काट सकते हैं, जैसे ये 2 से काटेंगे तो 14 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा। गुना क्यों नहीं करने के लिए बता रहे हैं कि हमें काटना ही है तो गुना क्यों करें। तो प्रेजेंट में कितना बचा हुआ देखिए, तो 25, 3 को 25 है ना, गुना 25 गुना 25, ठीक है, अनुपात। और हमें अभी दिया हुआ कितना है कि 3 साल का बाद हो कितना गया है, तो हो गया है 27 गुना 14 है ना, 14 कट के आया है और गुना 39, ये जो हो गया है वो 3 साल के बाद हमारा हो चुका है। कोई भी दिक्कत हो तो पूछे, बहुत आसान तरीका समझा रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब देखिएगा 3 साल पहले जो हमें क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, 3 साल सॉरी अभी प्रेजेंट में वर्तमान संख्या 15,625 है और हम लोग का वर्तमान संख्या कितना आया है, 25 गुना 25 गुना 25। क्वेश्चन में दिया है कितना, 15,625, इतना ही दिया है। अगर यहाँ से काटे हम 25, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 625, ठीक है। और 25 25 625, 625 से कट गया तो मतलब 1 गुना है, मतलब ये भी होगा 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, ये भी 1 गुना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 गुना हो रहा है। तो ये भी जो प्रेजेंट वाला 1 गुना है तो 3 साल के बाद भी हो जाएगा हमारा 27 गुना 14 गुना 39, कितना 1 गुना ही। जैसे ही ऑप्शन को देखिए आप, तो ये ऑप्शन में 2 गो में 0 है, ऑप्शन में 2 गो में 2 है, तो ऑप्शन के थ्रू 2 ऑप्शन को काट सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू नहीं, इकाई अंक के थ्रू। इकाई अंक चलते हैं, देखते हैं। 9 चौक 36, 36 6 7 42 मतलब 2, इकाई अंक पे 2 आएगा, तो ये और ये तो हमारा कांटा लग गया, बचा 2 वाला, ये दोनों। जैसे ही बचा तो हम लोग इसको गुना नहीं करेंगे, गुना तो करेगा गधा, जो होगा वो हम लोग इसको डिजिटल सम से लगा देंगे, DS डिजिटल सम से। वो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 7 2 9, 9 का डिजिटल सम 0, 0 में सब से गुना करेंगे तो इसका भी हो जाएगा 0, मतलब इसका डिजिटल सम जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम 0 आएगा। तो 4 4 8 1 9, और 9 मतलब 0, डिजिटल सम बच गया कितना, 2, 2 का मतलब डिजिटल सम 2, जो कि गलत है। डिजिटल सम तो 0 होना चाहिए। तो जब 3 ऑप्शन गलत तो चौथा सही। लेकिन अगर चेक करना चाहें हम लोग, 4 4 8 8 1 9, 9 का मतलब 0, बचा कितना 7, 7 2 7 और 2 बचा, 7 2 9, तो 9 का डिजिटल सम 0, मतलब यहाँ जो है डिजिटल सम 0 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी डिजिटल सम हमारा 0 था। तो डिजिटल सम 0 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त समझ में अच्छे से आ रहा होगा। परसेंटेज का ये फर्स्ट पार्ट है, जिसमें कि हम लोग ग्रुप डी के 2022 का सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। अब पार्ट 53 नंबर का पार्ट है, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक 4 चैप्टर को कंप्लीट किया, ये 5वां चैप्टर है, ठीक है। अब चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले खर्च में 14% की वृद्धि हो। ऐसा ही क्वेश्चन देखिए पेट्रोल का आया हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन चीनी वाला भी आता है। यदि चीनी के मूल्य में 52% या 10% की वृद्धि कर दे तो खपत में कितना कमी करेंगे कि खर्च हमारा इतना बढ़े या खर्च अपरिवर्तित रहे, इसी प्रकार का क्वेश्चन घूमता है। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, जो कि फॉर्मूला एक लिखा हुआ है ये, या फिर मैं इसे क्लियर लिखता हूँ। मैं देखिए जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं अभी बताने वाले हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आप लोगों को करना है। बहुत आसान, मात्र ऐसे बताएंगे ये 100 है, ये 152 हो गया और ये 114 हो गया, घटा के भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या घटाएंगे क्या भाग करेंगे पहले समझिए। तो खपत या कीमत ही पहले लिखते हैं, कीमत, ये बस ऐसे ही समझा रहे हैं, कुछ ना कुछ क्लियर होगा। कीमत में अगर खपत से गुना कर देते हैं, कितना दाम है और कितना खर्चा किए गुना करते हैं, मतलब कितना रुपया कितना खपत हुआ, 10 किलो 20 किलो 50 किलो कितना खपत हुआ है, दोनों को गुना करते हैं कीमत और खपत को, तो खर्च आता है कि उतना रुपया खर्च होगा। जैसे कीमत है 10 किलो, 10 रुपया किलो, 10 रुपया पर किलो है, ठीक है, 10 रुपया पर किलो है, आप ले लिए हैं 2 किलो, तो कितना खर्च हो गया 20 रुपया। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है। इसका एक अर्थ ये है कि यदि कीमत बढ़ेगा तो खपत घटेगा, खर्च क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर खर्च कांस्टेंट रहे तो कीमत बढ़ेगा तो खपत घटेगा। लेकिन कीमत अगर बढ़े, कीमत अगर ज़्यादा मानिए बढ़ रहा है, खपत अगर घटे तो खर्च भी तो ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि खपत कम हुआ लेकिन कीमत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका मतलब एक चीज़ आप लोग ये देख रहे होंगे कि कीमत और खपत में समानुपाती हो रहा है, मतलब कीमत बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा। कीमत और जो है
खर्च वो क्या है, समानुपाती है। तो इसका क्या अर्थ है, क्या यूज करेंगे, तो अभी आप लोगों को हम एक चीज़ समझाएंगे। बस इस फॉर्मूला को थोड़ा साइड में लिखना ज़रूरी है जिससे कि आप लोग बाद में यूज कर पाइएगा। देखिए, कीमत और खपत क्वेश्चन को बनाते टाइम दोनों साथ लिखना है। कीमत और क्या, खर्च ना, खपत नहीं, खर्च, दोनों क्या है, रेसिप्रोकल है, समानुपाती है, इसलिए इसको साथ लिखेंगे। चलिए लिख लिए। कीमत बोल रहा है कि कीमत में 52% की वृद्धि होती है। इसका मतलब कीमत अगर 100 है तो 52% का वृद्धि कर देंगे, मतलब 152 कर देंगे। 52% का वृद्धि कितना कर देंगे, 152 कर देंगे। कोई हानि परेशानी नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान तरीका सिखा रहे हैं, समझिएगा। अब बोला है कि इसकी खपत में कितना कमी कर दें, एक खपत में हम कितना कमी कर दें ताकि होने वाले खर्च में 14% की वृद्धि हो। मतलब क्या बोला आप लोग को, ये कीमत भी है और खर्च भी है, आप लोगों को भी समझाए। तो बोल रहा है कि कितना कमी करे, जो हमारा खर्च है, खर्च वो 14% ही बढ़े। इसका मतलब खर्च जो है वो 100 नहीं रह के बढ़ जाए, बढ़ के कितना हो जाए, 14% हो जाए। कितना हो जाए, 14% बढ़ जाए। कितना बढ़ जाए, 14% बढ़ जाए। मतलब 100 था तो 100 का 14%, 14 हुआ तो 114 हो जाए, हो गया। अब आप लोगों को पता होना चाहिए ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा चलता है। तो हम लोग पीछों से चलेंगे। तो बोल रहा है कि खपत में कितना % की कमी करें। तो खपत पहले था कितना, आप समझिए उल्टा, पहले खपत का इतना, पहले खपत इतना था, पहले मतलब ये नहीं देखना है, क्योंकि रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रमानुपाती देखेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये जो हमारा है वो पहले था खपत इतना, अब हो गया है खपत कितना, 114। कितना का कमी हुआ है, तो फटाक से क्या करना है कि 152 में माइनस कर देना है 100, कितना, 114। तो 100 जैसे ही 52 में से 114 करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 8 ही होगा ना, ये 8 ये 15 मतलब हो गया ये 14 में से 11 3 14 कितना, तो 38। मतलब खपत में कितना का कमी करेंगे, 38 का, ठीक है। लेकिन किस पर प्रतिशत निकालना है, किस पर, तो पहले तो खपत 152 था, तो पहले खपत जो था 152 था, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना, यही हमारा आंसर होगा। तो 19 दूना 38, 19 अठे 152, 2 से काटेंगे तो 4 बार में, 4 से काटेंगे तो 25 बार में, मतलब इसका जो हो जाएगा 25%। इसका मतलब क्वेश्चन का कहना है कि यदि मूल्य में 52% की वृद्धि करें तो उसकी खपत में 25% की कमी करेंगे, तब जो है उसके खर्च पे 14% का वृद्धि होगा। ये हमारा क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन रहा, ठीक है। आप लोगों को एग्जाम में क्या करना, इतना भी अगर किसी को क्लियर अभी नहीं समझ में आया तो और भी क्वेश्चन हो सकता है आगे आए, आज नहीं आए कल के क्लास में आए, कल नहीं परसों की क्लास में, मतलब परसेंटेज तो करेंगे ही, वहाँ भी आएगा। तो देखिए डायरेक्ट क्या करना है, मूल्य और बोला है तो मूल्य पहले कितना था, जो हमारा मूल्य है वो पहले 100 था, तो बोला है मूल्य में 52% का वृद्धि, तो हो गया 152। बोल रहा है खपत में कितना कमी करे, मतलब इसमें ये खपत है पहले को बात, इसमें कितना कमी करे जो खर्च 14% बढ़े, मतलब खर्च 100 से 14 बढ़ के 114 हो जाना चाहिए। तो कितना, पहले खपत इतना था, अब खपत इतना हो गया, कितना कमी, 38 का कमी किस पर, 152 पर, ठीक है। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, 38 चौके 152, 4 से काटेंगे तो 25, इसका जो आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है, ये सभी चीज़ आप लोगों के लिए है, पहले समझना है फिर क्वेश्चन को उड़ाना है, नहीं तो फिर आप लोग इतना मतलब भद्दा तरीका आप लोगों को मिलेगा यूट्यूब पे कि आप लोग भी बोलिएगा नहीं ये इससे अच्छा कोई तरीका हो ही नहीं सकता है। अच्छा तरीका है, इसको आप लोग बस फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो वो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एक एक चीज़ आप लोगों को हम यहाँ पे समझाए हैं, एक भी ऐसा चीज़ नहीं है कि हम छोड़ दिए हैं, थोड़ा टाइम लगा है। जो विद्यार्थी होशियार है, आप लोग सभी होशियार हैं, तो कोशिश कीजिए समझने का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 नंबर में है, रमन की आय, रमन नाम का लड़का है, उसकी आय 45,000 है, ठीक है। उसकी आय कितना है, तो हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसकी आय जो है वो 45,000 है। वह अपनी आय से 12.5% की बचत करता है, उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और खर्च में 20% की वृद्धि होती है, तब बचत कितना होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बन गया। ऐसा क्वेश्चन में मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा सकते हैं या दूसरा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन नहीं, हम आप लोगों को एक दूसरा कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सिखा, ठीक है। एक मिनट, अबे यार आजा, अरे आजा साइड हो जा। हाँ, मैं जो है आप लोगों को इसको दूसरा कॉन्सेप्ट पे समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।
रमन का आय अभी मतलब मत रखिए। हाँ, ये देखिए कि उसकी आय से 12 उसकी आय वो अपनी आय से 12% की बचत करता है। कितना? 12.5% का बचत किया। तो अब तीन चीज़ होता है, क्या? आय है, आय और आय तो आय को हम डायरेक्ट एग्जाम में इनकम आय लिखिए, मतलब कुछ मत लिखिए, समझ में आ रहा है तो मने मन कीजिए थोड़ा सा बस। जो वैल्यू चल रहा है 12%, ये 12.5% वो लिखिए। इनकम है, अब सेविंग है, ठीक है। और तीसरा क्या है? बचत को ही सेविंग बोलते हैं, ओके। और क्या है हमारा? इतना इतना वृद्धि होती है तो खर्च, व्यय है, व्यय को हम खर्च भी बोलते हैं, तो खर्च लिखते हैं। जो अपना भाषा में समझ आए वो आसान लिखेंगे। जैसे इसका खर्च सही है, इंग्लिश में एक्सपेंडिचर से अच्छा है कि खर्च। इस सेविंग सही लग रहा है बचत से अच्छा। यहाँ पे इनकम अच्छा लग रहा था, तो यहाँ पे तो दोनों लिख लिए। हम अपने अनुसार लिखेंगे एग्जाम में भी वही चलना है एकदम। कौन क्या बोल रहा है, नहीं, अपने अनुसार लिखेंगे। सिलेक्शन पाइएगा 100%, इस तरीक़ा से चलिएगा। तो अब है कि आय में 12.5% की बचत करता है, जितनी भी आय है 12.5। तो आप लोगों को बताया फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लीजिए। तो 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू, वो हमारा 1/8 होता है। फिर भी अगर कोई विद्यार्थी भूल जाए तो वही आप लोगों को जो समझा है, 12.5% मतलब नीचे में 100 उड़ाएंगे तो जीरो काटिएगा तो 1/8 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हम इस प्रकार से आप लोगों को सिखाए हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि यदि उसकी आय 8 है, यदि उसकी आय 8 है तो 12.5% की बचत करता है। तो 8 का 12.5% 1 होता है, मतलब बचत करता है 1 का। अब देखिए, आय था 8, बचत किया 1 का, तो खर्च कितना कर दिया होगा? ये जो खर्च किया होगा वो 7 अनुपात में कर दिया होगा। ये सभी चीज़ जो निकल रहा है वो हमारा अनुपात। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। एक एक चीज़ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। आगे, यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और खर्च में 20% की वृद्धि होती है तो बचत। अब एक चीज़ देखिए, इसका 18% न कर नहीं पाएंगे हम लोग, जल्दी पॉइंट में आ जाएगा। इतना का 18% का वृद्धि मतलब 118/100, तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आप लोग बोलिएगा जी टाइम तो लगेगा। तो करना क्या है, इसको हम सबको 100 मान सकते हैं। एक इसमें भी 100 लगा दिए, इसमें भी 100 लगा दिए, इसमें भी 100 लगा दिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई हानि परेशानी नहीं है। अब इतना महंगा क्यों माने, 400 क्यों माने, 200 क्यों माने, कुछ भी मान सकते हैं। बस यहाँ पे था 118% निकालने में आसानी हो, हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। इसको इधर करते हैं। आंसर हमेशा हर एक कंडीशन में सेम आएगा। कोई विद्यार्थी चाहता है नहीं हम इसी में निकालेंगे, तो वो उसमें भी निकाल सकते हैं। लो, हम नहीं करते हैं, हम इस तरीक़ा से भी सिखा देते हैं। लो, कितना 100 वृद्धि कर दी 18% का, कितना हो जाएगा? तो 108 800, कितना हो जाएगा ये? 800 18 8 144, तो 800 100 944, तो ये हो गया हमारा 944 हो गया। अब 100 से भाग करेंगे, इसका मतलब क्या है? 100 से भाग करने में 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 9.44। पहले कितना 8 था, इस पर हम वृद्धि कर दिए। कितना का क्वेश्चन बोला था? 18% का वृद्धि कर दिए, हमारा 9.44। अब जो है आय उसका हो गया है 9.44। अगर वही बोला आप लोग 100 मानते तो ये हमारा 9.44 नहीं, सिर्फ 944 आता है, समझे? ठीक है, वही आप लोगों को समझाए, बाद में भी माइनस हटा सकते हैं, ठीक है। अब आगे बोला है और बेखर्च में 20% की वृद्धि होती है। ये जो खर्च है वो 20% बढ़ गया है, तो खर्च है कितना? आप लोग देख रहे हैं, खर्च जो है वो 7 है, खर्च जो है 7 है। इसमें 20 का वृद्धि मतलब 120/100, यही हो गया ना। चलिए कर लेते हैं, 1 जीरो ही काटते हैं, 1 0 2 से नहीं काटेंगे क्योंकि हमको दशमलव देना है। बरसते 84 और 10 से भाग करेंगे तो 8.4, मतलब खर्च जो है वो 8.4 हो गया। अब देखिए खर्च जो हमारा 8.4, जीरो भी लिख सकते हैं। अब देखिए कमाता है 9.44, कमाता कितना है? 9.44। खर्च कितना कर देता है? 8.40, खर्च कर दिया 8 पॉइंट, कितना आ गया? 8.40। तो सेविंग कितना कर रहा होगा? क्या करेंगे? खर्च को घटा देंगे, तो 4 में से 0 4, 4 में चढ़ गया 0.1, इतना किया। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, अब इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं साइड, ये फटाफट हो जाएगा आप लोगों से, इतना उम्मीद तो है मेरे द्वारा। ये अगर क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं तो बहुत आसान तरीका है। बोला है कि बचत में कितना प्रतिशत बोलता है, तो वो पहले निकाल देते हैं। वृद्धि हुआ है तो पहले तो था 1, अब हो कितना गया है बढ़ के? तो बढ़ जो गया है वो बढ़ गया है 1 से हो गया 1.04, मतलब 0.4 का वृद्धि हुआ है, 0.04 का वृद्धि हो गया है। कोई उम्मीद मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि आय था कितना? पहले 45,000 था, और हम लोग कितना माने हैं? 8 अनुपात में, तो तो मतलब हम लोग 8 माने हैं, था कितना? 45,000,
एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो एक का जो मान हो जाएगा, समझिएगा, एक का मान हो जाएगा 45,000/8। ये तो एक अनुपात का, यहाँ से ये 8 उधर जाएगा तो बटा 8 हो गया, ये समझाए एक अनुपात का मान। जबकि वृद्धि कितना का हुआ है खपत ये सेविंग में 0.04, तो यहाँ गुना कर देंगे 0.04 से, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो बटा करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 225। मतलब जो वृद्धि हुआ है वो उसके कितना का वृद्धि हुआ है, 225 का वृद्धि हुआ है। तो कमी वाला तो पहले ही काट देते, यहीं पे देख के कि सब बढ़ रहा है तो बढ़ेगा। तो हमारा 225 का वृद्धि हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। अब इतना नहीं करके आप लोग दूसरा तरीका से भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ था वो आप लोगों को हम समझा दिए, बहुत आसान है, बहुत जल्दी भी बना सकते हैं। बस इतना आप लोगों के समझाने के लिए क्रियाक्रम जो है हुआ है। अगर आप लोग लगाते हैं वो तरीका क्या कहते हैं उसको, मिक्सचर एलिगेशन, तो भी बना सकते हैं। उसमें परसेंटेज निकलता है, तो वो आप लोगों को जैसे अभी बताया कि 4% निकला, तो परसेंटेज निकलेगा, फिर आप लोगों को उसका मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इतना में करना पड़ेगा, जो यहाँ पे किए हैं वो सेम वही 4/100 से, तो वो परसेंटेज निकलेगा। लेकिन अभी मिक्सचर एलिगेशन नहीं, इसी तरीका से बनाइए, आसान तरीका। ऐसा क्वेश्चन और भी आएगा तो क्लियर होगा, डायरेक्टली कर सकते हैं। ये एक था, 1 8 7 लिख दिए, फिर इतना देखिए फटाफट ये किए थे, कितना 0.4 भाग करके 0.4 से गुना करेंगे आंसर। इन समझाने में टाइम गया है, तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, पी अपनी आय का 63% खाद्य पदार्थों पर और शेष राशि का 25% कपड़े, चिकित्सा और परिवहन पर खर्च करता है। शेष बची राशि की आधी रकम वह हर महीने बचत करता है। यदि वह प्रति वर्ष इतना रुपये बचत करता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। एक चीज़ हम यहाँ पे देखिए, बच्चा धोखा क्या करता है कि जो भी कहानी बोला है कि खर्च करता है, बचत करता है, वो अपनी आय का शेष बची राशि को आधी शेष जितना भी बचता है ना, उसका आधा रकम हर महीने घर भेजता है। ठीक है, या हर महीने बचत करता है, घर नहीं भेजता है। वही बचत किया मतलब घरे भेजा, हम समझाने के लिए बोले कि बचत किया महीने। लेकिन ये जो दिया है कि वह प्रति वर्ष 1,80,000 रुपये बचत करता है। तो अगर महीना का सबसे पहले कहानी देखेंगे कि भाई तुम 1,80,000 तो बचा लेते हो, बहुत अच्छी बात है, बचाना चाहिए। ठीक है, 1,80,000, लेकिन तुम महीना का कितना बचाते हो, क्योंकि ये साल का है। तो हम ये है साल का 1,80,000, लेकिन हम तो बात करेंगे महीना का। तो 12 से भाग करेंगे तो 1 महीना का निकल जाएगा। ठीक है, बच्चा 12 से भाग नहीं करता है तो वही दिक्कत होता है। 15 12 180, तो आ गया 15,000। मतलब हर एक महीना वो कितना बचत करता है, 15,000। अब देखिए बचत ही नहीं लिख देंगे, क्वेश्चन बहुत घुमाया हुआ है, मतलब आसान है, बस समझना है। अब चलिए, कोई आदमी पी, उसका आय कितना है, आय देखिए उसका किसी का पी है। ठीक है, पी अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थों पर, तो 36% खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना, तो 36% का फ्रैक्शन वैल्यू फिर जानिए। आप लोगों को बताया 36 9 चौके 36 होता है, 4 का होता है 1/25, तो 36 का हो जाएगा 9/25 फ्रैक्शन वैल्यू। तो क्या है, 36% खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना, तो 25 अगर कुल था तो 9 का खर्चा कर दिया, तो बच गया 16 गुना। फिर शेष राशि का, इसीलिए हम शेष लिखे हैं, शेष राशि का 25% कपड़ों पर, मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। इसका मतलब 4 था तो 1 खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, 3। फिर जो शेष बची राशि की आधी रकम हर महीने बचत करता है। शेष जितना भी बचा है उसका आधा बचत करता है। शेष जितना भी बचा हुआ है उसका आधा, तो शेष जो है उसका आधा वो बचत करता है। मतलब हर एक महीना बचत कितना कर रहा है, हर एक महीना बचत कर रहा है 15,000। तो बचा कितना होगा, शेष जो बचा होगा वो 15 नहीं 30,000 बचा होगा, क्योंकि क्वेश्चन का क्या कहना है कि जितना भी शेष बचता है उसका आधा ही वह क्या करता है, घर भेजता है। मतलब 15 घर भेजता है, इसका मतलब उसके पास जो बचत होता होगा हर महीने वो कितना होता होगा, 30,000 रुपये शेष राशि। कोई दिक्कत नहीं है। और ओरिजिनली में अगर देखें तो कितना बचत हो रहा है, पी का इतना, और हमें यहाँ देखें तो कितना का बचत हो रहा है, 30,000 का। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसको दिक्कत है यहाँ पे रिपीट करके पढ़े कि शेष बची राशि की
आधी रकम हर महीने घर घर भेजता है। तो घर तो 15,000 बेच रहा है और इसके बारे में बोल रहा है आधा ही है, मतलब पूरा कितना होगा बचल का 30,000, तो ये 30,000 हो गया। और यहाँ भी हम ये शेष ही निकाले हुए हैं, जो आप देख सकते हैं शुरू से कि इतना था, खर्चा किया 9 तो बचा कितना 16/25, एक खर्चा किया तो 3/4 बच गया। इस प्रकार से पी का आंसर वही मेरा आंसर होगा, पी का मान निकालेंगे। बस यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत ना हुआ हो, अगर हुआ हो तो आप लोग पूछिए, बार बार बोलते हैं पूछना बहुत ही ज़रूरी है इस चैप्टर में। काट लीजिए। अगर हम देखें तो 3 से तो कटेगा नहीं, उसकी मासिक आय, तो पी का मासिक आय इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा छोटा हो चुका है। हाँ, तो अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। 4 चौके यार 4 चौके 16 और 3 से इसको काटेंगे तो 1 पर 1 2 3 4 0 होगा। 4 से तो कट ही जाएगा, कैसे देखिए 4, ये हो जाएगा 25 चौके 100, 25 बार में 2 को 0 2500। अब क्या हो गया पी बराबर, यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25, 25 का स्क्वायर क्या होता है 25 का स्क्वायर 625 होता है, इस पे 2 को 0, मतलब 62,500 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना 62,500। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस आप लोगों को यहाँ पे आधार रकम ये सब थोड़ा समझना होता है और क्वेश्चन को आप लोग आसान तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, और आप लोग जान लीजिए कि अभी तक हम लोगों ने 4-5 चैप्टर को ख़त्म किया है, 5 ही हुआ है ना, या 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ ना, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन। अब हम जो है परसेंटेज को शुरू किए हैं। परसेंटेज का जो ये हमारा है वो पहला पार्ट है, परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें कि अगर अभी तक देखा जाए तो पार्ट नंबर तो 53वां पार्ट कर रहे हैं। 52 वीडियो हम लोग कर चुके हैं, जो कि पीछे पूरे का पूरा कंप्लीट है 3 चैप्टर। ठीक है, तो अभी हम लोग चौथा चैप्टर, अब 5वां पे चलते हैं। अब ये 5वां चैप्टर का ये होता क्या है, इस चीज़ को मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। जैसे ही आप लोग समझिएगा ना कि एमपीसी क्या होता है। अगर एमपीसी जो विद्यार्थी समझ गया इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट टिक कर सकता है कि 250 होगा। जिस रेट में एमपीसी ये आय में वृद्धि होता है, ठीक है, उसी प्रकार से हम एक चीज़ यहाँ पे देखिए फॉर्मूला एक लिख देते हैं, याद रखिएगा। फॉर्मूला लिखा देते हैं ना, इसको इरेज कर दिए। तो फॉर्मूला याद लीजिए, क्या पूछा है कि उपभोग में वृद्धि कितनी वृद्धि होगी। तो उपभोग में वृद्धि, उपभोग, शायद ही ये क्वेश्चन आता है ऐसा, तो याद रखिएगा उपभोग में वृद्धि कितना होता है, उपभोग में वृद्धि। तो उपभोग में वृद्धि क्या होगा कि जितना आय में वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब लिखेंगे आय में वृद्धि। उपभोग में वृद्धि क्या होगा, जितना, अबे यार लॉक लगाना हुआ नहीं है क्या, हाँ नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे क्यों बार बार, इसको हम कॉपी करके यहाँ कर देते हैं। आय में जितना वृद्धि होगा उसमें जो है गुना कर देंगे एमपीसी से। किससे, एमपीसी से। हिंदी में अगर बोला जाए तो एमपीसी जो होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होता है। अगर इंग्लिश में आप लोग जानना चाहते हैं तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो उतना मतलब नहीं है, आप लोग क्वेश्चन कीजिए। और इसमें लॉक लगा हुआ था ना, अरे यार आजा। चलिए इसको हम कर लेते हैं सबसे पहले, छोटा हो गया। इसका मतलब है कि आय में कितना का वृद्धि हो रहा है, 500 रुपया का। तो उपभोग में कितना वृद्धि होगा, तो 500 में गुना कर देंगे हम लोग 0.5, बस गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 0, तो 1 0 से 1 0 गया, तो ये जो हमारा होगा वो होगा 25 250, कितना हो जाएगा 250। ये 250 मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बस आप लोग एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ये उपभोग में वृद्धि बराबर आय में वृद्धि गुना एमपीसी, आय में वृद्धि गुना एमपीसी, ये हमारा होता है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उपभोग में वृद्धि बराबर कितना होगा, आय में वृद्धि गुना एमपीसी। याद रहेगा, नहीं याद रहे तो याद कर लीजिए, आया हुआ क्वेश्चन है तो क्या पता आ जाए। और कुछ एमपीसी के बारे में अब समझना, थोड़ा सा ये समझ सकते हैं कि एमपीसी का अर्थ होता है आय में जितनी वृद्धि होगी उसका उतना ही, उसका कितना हिस्सा जो है उपभोग में, कितना हिस्सा, उपभोग में कितना हिस्सा का वृद्धि होगा। मतलब आय में अगर 0.5 का एमपीसी की वृद्धि हो रहा है तो उपभोग में भी उतना ही वृद्धि होगा, ये है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए चलते हैं आगे। ये क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे पहले स्टिक था, हाँ चलिए यहाँ से पहले स्टिक था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर से। ये क्वेश्चन
है, फिर हम वही बोल रहे हैं कि सभी क्वेश्चन शुरू में है ही, कि इसमें जो हम तैयार किए हैं पीडीएफ, इसमें शुरू में ही क्वेश्चन थोड़ा हम ले लिए हैं उस लेवल का। आप लोग को घबराना नहीं है कि सभी क्वेश्चन मतलब जो है ना कि उसी लेवल का आया है। अब जैसे ही हम बात करेंगे 20 से आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन आसान मिलेगा आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट हम कर ही दिए हैं। ये क्वेश्चन 15 नंबर से, ये सभी क्वेश्चन है अच्छा आसान भी है। कुछ क्वेश्चन होता है ना कि उस प्रकार से हम पहले वही ले लिए कि कुछ बच्चा होगा जो मेरे चैनल पे होगा कि टाइम पास करने वाला, जिसको ग्रुप डी पास नहीं करना, एग्जाम नहीं निकालना है, तो वो पहले ही क्वेश्चन देके भाग जाए। अब बाकी बात तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन के थ्रू भी उड़ाएंगे क्वेश्चन को, डिजिटल सम लगा के उड़ाएंगे, लेकिन जहाँ पे लगेगा वहीं पे। ये नहीं कि आए ऑप्शन अपने इसको काट दिए, जो एग्जाम आया हुआ है अपने अनुसार ऑप्शन सेट कर दिए, आप लोग भी खुश, हमें भी पैसा आ रहा है, मज़ा में दोनों हैं, तो ये गलत है। फिर आप लोग को दुख देखने को मिलेगा कब, जब रिजल्ट आएगा तब। बहुत हालत ख़राब होता है। मेरे दोस्त का इस बार एलपी में नहीं हुआ है, उसका हालत देखने मतलब नहीं होना चाहिए था ऐसा, कितना उसका थोड़ा सा नंबर के लिए रहा है। तो वो सब नहीं हो, बस पहले ही उतना मेहनत कर लिया जाए, ठीक है। जैसे मेरा ही देखिए, एलपी तो मानी हो गया, जेई का बात कर रहे हैं, जेई का CBT 1 में तो ठीक अच्छा मार्क्स है, सभी पोस्ट पे क्वालिफाई हैं। CBT 2 में हम मेंस का बात करें, उसमें हम थोड़ा सा नंबर के लिए रह गया, तो इतना दुख होता है। वो जो इसके साथ बीतता है उसी को पता रहता है, वही आप लोग को अच्छा कंटेंट दे सकता है, ठीक है। बाकी बात तो अफवाह है ठीक है। चलिए कर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। राम की वार्षिक आय इतना है, ठीक है भाई, राम का आय है तो है। उन्होंने इस आय का 20% घर के किराए पर, शेष आय का, शेष बोला है मतलब शेष का कहानी लगाएंगे, जो यहाँ पे शेष का कहानी लगाए थे घटा के, चलिए शेष का ही लगाते हैं। अच्छा, कोई बच्चा बताए कि 36% घटाएंगे तो 64/100 भी यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम जाएगा, इसलिए आप लोगों को बोले फ्रैक्शन वैल्यू याद रखने के लिए, ठीक है ना। तो एक जो है राम का जो वार्षिक आय है वो कितना है, उससे पहले हम कितना है जानने से पहले इसको थोड़ा सा इजाज़त अगर हो तो इसको कर लेते हैं छोटा, ठीक है ना, ठीक है इतना। हाँ, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्वेश्चन का। राम की जो आय है वो 5,62,400 है, ओके है। ऑप्शन के थ्रू भी जाने का कोशिश करेंगे हम लोग। उन्होंने इसका 20% घर के किराए पर, ठीक है, शेष का तो 20% खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचा 80%। तो छोड़िए, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो हम सभी चीज़ लिखेंगे जिससे कि टाइम लगे तो लगे, समझ में आए। 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, इसका मतलब है कि अगर कुल उसके पास 5% था, 5%, तो उसका 20% मतलब 1% खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचेगा, तो 4 बचेगा। शेष का 15, शेष आय का 15% भोजन पर, फिर भोजन पर 15%, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू जान लीजिए। तो जानिए कि 5% का होता है 1/20, तो 5 या 15, 15% का हो जाएगा 3/20, ठीक है। आप लोग भाग करके देख सकते हैं, यही आ गया 100 से। मतलब किसी का आय 20 है, मतलब आय किसी का 20 है, तो उस पर 15% वो क्या किया, खर्च कर दिया भोजन पर, मतलब 3 खर्च कर दिया, तो बचा कितना 17, 15% मतलब 3, यहाँ पे देखिए। उसके बाद शेष आय का 30% बच्चों की शिक्षा पर, तो 30% का मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/10, लेकिन छोड़िए सब चीज़ समझा रहे हैं हम, ठीक है, टाइम जाएगा लेकिन समझिए। 3/10, इसका मतलब अगर कुल आय उसका 10 था, शेष बचा हुआ 10 है ना, 10, तो उसका 30% मतलब 3 हिस्सा खर्च कर दिया शिक्षा पर, तो बचा कितना 7। यदि ये सब तदुपरांत शेष राशि उनकी बचत थी, मतलब ये उसका बचत है, तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि उसकी वास्तविक बचत, निकटतम मान बोल दिया है। जैसे ही निकटतम बोले, हमें थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करना है, ज़्यादा हुचलुच नहीं करना, यूनिट डिजिट इकाई अंक फिर नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में बोला है वो निकटतम मान बोला है। दूसरी बात कि ऑप्शन भी नज़दीक है, देखिए 67,703, 67,730, फिर ये 67 नहीं, ये ठीक है, ये दूर है, 67,37, मतलब 3 ऑप्शन तो बहुत नज़दीक है, मतलब यही लोचा होता है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए कर लेते हैं सॉल्व। सबसे पहला बात, 1 0 से 1 0 ख़त्म। दूसरा कलर से लेते हैं, कौन कलर आप लोगों के लिए लिया जाए, ये कलर ले लेते हैं, ठीक है। 0 से ये 0 ख़त्म, ये 0 से ये 0 ख़त्म, और कुछ ख़त्म होगा, 2 से कटेगा ना, 2 से इसको काट लीजिए, 2 से काटिएगा आप लोग तो 28 दूना 56, दुक्का 2, 2 दूना 4, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो मैं जो इसे कर दूंगा वो कर दूंगा आप लोगों के लिए इस कलर को, ठीक है।
अब लेकिन ये एक चीज़ समझिएगा, नीचे में अगर 5 गुना 10 रहता तो मज़ा आता, बाद में भाग करते। ये सभी चीज़ सोचते हुए हम इसको नहीं काटेंगे। बात समझ में आया क्यों नहीं काटे? ये तो 0 कर चुका है। 5 नीचे में 10 रहेगा तो 10 से भाग करना आसान होगा, तो इसीलिए हम नीचे में 5 को छोड़ेंगे। ऊपर में क्या बच जाएगा? तो हमारा बच जाएगा 5 गुना 6, 5 56 24 गुना 4, 56 24 गुना 4, 56 24 गुना 4 गुना 17 गुना 7, और नीचे में क्या है 5 और 2, 2 से तो कट गया था, 5 से नहीं कटता। और अप्रॉक्स वैल्यू है तो यूनिट डिजिटल सम ये सब तो लगाना फालतू होगा। अगर हम करें कितना से, ऐसे 2 से कितना आया था मेरे भाई? 28 और 12, 5 से भी काट देते हैं तब तो काट सकते हैं ना, गुना कर लें तब। तो 5 बचे 25, बच गया 3 और 1 31, 5 6 के 30, 30 1 और 2, 5 दूना 10, दशमलव 2 और 0 5 24। पूरा मान इसलिए लिए क्योंकि ऑप्शन बहुत नज़दीक है। दूर निकटतम मान पूछा है तो ऑप्शन दूर दूर रहता है एसएससी के एग्जाम में भी। पता नहीं ग्रुप डी को क्या हो गया है। चलिए अब इसको गुना कीजिए और आंसर को टिक कीजिए। कितना है? 62.4 गुना 4 गुना 17। अच्छा 17 सत्ते कितना होता है तो समझिएगा, इसको हम आसान तरीका सिखाते हैं। 17 सत्ते 49 से मतलब 119। इसको सॉल्व करने के लिए 17 सत्ते 119 हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा और छोटा करें। जैसे ही 119 हुआ तो 119 चौके कितना हो जाएगा? 119 में अगर हम 4 से करते हैं तो हमारा हो जाएगा 419 चौके 76, 476। लेकिन 476 लिखना सही नहीं है, इसको 4 से ही गुना करेंगे, इसको 119 ही रहने दीजिए। तो कर लीजिए 4 से गुना, 4 चौक 16 के 6 बाकी 1, 4 दूना 8 1 9, 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 5 चौक 20 2 22, इतना गुना 119। अच्छा 119 को हम ये तो लिख सकते हैं क्या? 120 माइनस 1, क्या लिख सकते हैं? 120 माइनस 1। 120 मतलब कितना से गुना करेंगे इसमें हम? 120 का मतलब इसमें हम 12 से गुना कर लेते हैं, 0 बैठा देंगे। 0 का मतलब 0 काहे बैठाएंगे? दशमलव है ही, तो इसका मतलब है कि 22 49 6, दशमलव उड़ा देते हैं तब ये 0 खत्म होगा। इसके लिए सिर्फ इस दोनों को गुना करेंगे तब, तो हम कितना 12 से गुना कर लेंगे। कर लीजिए 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12 2 बाकी 9 दूना 18 19 को 9 बाकी 4 दूना 8 1 9 22 दूना 44। ठीक है, 1 से करेंगे 6 6 9 9 4 4 दुक्का 2 दुक्का 2, ये हो गया 2 9 6 15 का 5 बाकी 1 9 18 19 को 9 बाकी 1 4 4 8 1 9 4 2 6 और 2 कितना आ गया? 26। ये जो आ गया है वो हमारा, अच्छा 1 से घटाएंगे भी तभी कर देते हैं वो सभी काम जो है अपना अभी कर लेते हैं। फिर कितना कितना घटाएंगे इसमें देखिएगा, इसमें 1 से गुना करके घटा देंगे। 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा ना, तो इसी को घटाना है, तो चलिए घटा लेते हैं। अब घटाएंगे कितना? 22 49 दशमलव 6 को घटाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे इसको घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 दशमलव, तो दशमलव का ये मान नहीं लेना है निकटतम के लिए। तो ये कितना हो गया? 11 में से 9 गया तो आ जाएगा 2, कितना आ गया? 2 आ गया। और ये बच गया हमारा 4 में से 4 गया तो 0, और ये बच गया हमारा 7, ये हो गया 7, फिर से कितना हो जाएगा? ये 7 2 नहीं मिला, 26 77 02 26 हाँ 03। देखिए अप्रॉक्स, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। अप्रॉक्स डिजिटल सम लगाना मुश्किल होगा क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हैं ऑप्शन बहुत नज़दीक है, और निकटतम मान पूछे तो डिजिटल सम नहीं लगा सकते हैं। हम वही चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन सही है। अब जो क्वेश्चन मानिए क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो आपको लोग को भी पता नहीं लगता कि हाँ आया हुआ नहीं आया हुआ है, आप लोग भी खुश मज़े में रहते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अगर जुड़े हुए हैं सभी क्वेश्चन को करवाएंगे, चाहे तरीका उसका कोई भी ना हो। यहाँ पे भी आसान तरीका से गए हैं क्योंकि कोई बच्चा के लिए 19 से गुना करना आसान नहीं था, हाँ लेकिन 12 से आसान है करना, 1 से तो आसान है ही। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए हैं। यदि आप लोग को PDF चाहिए तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 7। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, बस दिमाग का खेला था। जो बच्चा दिमाग लगाया वो क्वेश्चन को बनाया, जो दिमाग नहीं लगाया वो क्वेश्चन को खोया। ठीक है, तो अब हमारा कितना काफ़ी टाइम हो गया है ना, इतना ही क्वेश्चन में बहुत समझाना पड़ रहा है त्रिकोणमिति में, सॉरी इसमें प्रतिशत में। कोशिश करेंगे जल्दी करें क्योंकि आगे क्वेश्चन अच्छा लेवल आसान ही है। आप शुरू में हम अच्छा लेवल का लेते तो आप लोग को इसमें होमवर्क के रूप में ये क्वेश्चन कर लेना है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा करने का, डरना नहीं है क्वेश्चन से। हम हैं आप लोगों के साथ। कमेंट सेक्शन में जो है इसका आंसर करना है, नहीं बने तो वो भी बताना है कि नहीं बना। इसका अगर सॉल्यूशन देखना है जिस भी विद्यार्थी को, वो नेक्स्ट क्लास को जरूर ज्वाइन करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सभी क्वेश्चन करेंगे जो भी परसेंटेज का है, चैप्टर वाइज टाइप वाइज चैप्टर वाइज जो वीडियो का पार्ट वाइज चल रहा है उस प्रकार से। अपना ख्याल रखिएगा और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।